हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हमने थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर का जो मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, तो उस पर हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में मैंने बात किया था। आज मैं उसका एक सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने हीट एंड टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन दिया था, थर्मोमेट्री बताया था, टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स बताया था। और आज हम बात करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन। मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। आज हम थर्मल एक्सपेंशन की बाकी दो तरह की जो एक्सपेंशन होती है उस पर इम्प्लीमेंट करके उसका इसके फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके जो क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं, आज मैं कोशिश करूंगा एक दो क्वेश्चन में आपको। तो स्वागत है आपका करियर पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन हमने बताया था, आखिर इसके पीछे का लॉजिक बताया था, थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, हीट देने पर एक्सपेंशन कैसे होती है। तो थर्मल एक्सपेंशन में हमने तीन तरह के एक्सपेंशन बताए थे जनरली। वो होता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सेकंड जो हमने बोला था वो होता है सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। फिर एक और मैंने बताया था क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। तो पिछली क्लास में हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया था। अगर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मतलब वन डी बॉडी हो, मान लो किसी बॉडी के लेंथ में अगर एक्सपेंशन हो रहा है ड्यू टू सप्लीमेंट ऑफ हीट, तो उसमें कितने हीट कितनी टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने पर कितने उसमें एक्सपेंशन आएगी, तो उसने हमने उस क्लास में मैंने बताया था कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, आज मैं पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लूं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में मैंने बोला था कि अगर टेम्परेचर T1 है तब इसकी लेंथ मैंने माना था कि L1 है या L। टेम्परेचर T1 पर इसकी जो लेंथ है वो L है। जब टेम्परेचर T2 हो गया तब इसकी लेंथ हो गई L डैश, यानी इसकी लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो गई, लेंथ इतना बढ़ गया। कितना लेंथ बढ़ा बेटा? तो डेल्टा एल लेंथ बढ़ा। यानी T2 टेम्परेचर पर इसकी जो टोटल लेंथ हो गई वो हो गई L डैश। तो हमने एक रिलेशन बिल्ड किया था कि उस रिलेशन में हमने ये बताया था कि अगर डेल्टा एल जो लेंथ में जो चेंज आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके इनिशियल लेंथ एल की जो T1 टेम्परेचर पे। और वही डेल्टा एल एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके चेंज इन टेम्परेचर के, टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने दोनों इस एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाइड दोनों जो इक्वेशन है मैंने इसको अगर कंबाइन किया तो डेल्टा एल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इनटू डेल्टा टी मिला। जल्दी से मैं इस बार एक रिकैप कर लेता हूँ। मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा करके यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया अल्फा, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन यूज करके हम यहाँ से बता सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर अगर डेल्टा हो और उसकी इनिशियल लेंथ एल हो तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, ये हम कर सकते हैं। अभी अगर इसमें बताया था कि T2 टेम्परेचर पर जो फाइनल लेंथ होती है वो एल इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। और अल्फा को मैंने बोला था कि ये कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये लीनियर एक्सपेंशन। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को। आज हम बात करेंगे ये जो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी दूसरी तरह की जो एक्सपेंशन होती है हीट सप्लाई करने पर किसी बॉडी में जो एक्सपेंशन आती है, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कैसे होता है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोले तो उसके एरिया एक्सपेंड करता है। और वो एक 2D में इसको हम समझ सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम। सेकंड जो आपका एक्सपेंशन था वो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर आप चाहते हो कि लीनियर एक्सपेंशन को और डिटेल में समझे तो उसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने वीडियो डाला हूं, आप उस वीडियो को देखिए, आपको डिटेल में लीनियर एक्सपेंशन अच्छे समझ में आ जाएगी। आज हम बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक शीट है, हमने एक शीट लिया जिसकी लेंथ जो है वो एल है और जिसकी ब्रेथ है वो बी है।
अब बताएं इसकी एरिया क्या होगी। तो एरिया निकालेंगे तो सिंपली एल इंटू बी करते हैं, इसकी एरिया हो गई। यानी इसकी अगर इनिशियल लेंथ ये जो भी है, ये जो कोई भी एक शीट है या कोई एक सब्सटेंस है, शीट है जिसकी अगर हम एरिया की बात करें तो लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो इसकी एरिया हो गई एल इंटू बी। अब एरिया निकालने के बाद ये जो एरिया है एट इनिशियल टेम्परेचर T1, इसकी जो लेंथ थी वो एल थी और ब्रेथ जो थी वो बी था, जिसकी वजह से इसकी एरिया हो गई वो एल इंटू बी हो गया। मैंने इसमें हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई करने से क्या हुआ कि इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ा और ये एरियली जो है वो बढ़ने लगा, यानी इसकी लेंथ में भी इंक्रीमेंट हो रही है और ब्रेथ में भी इंक्रीमेंट हो रही है। अगर लेंथ ब्रेथ दोनों में इंक्रीमेंट हो तो हमको पता है कि अगर लेंथ में इंक्रीमेंट, एल जो लेंथ है इसकी इनिशियल लेंथ वो एल डैश बन जाएगा और इसकी ब्रेथ जो है वो बी डैश बन जाएगा। तो एल डैश के लिए हमने इक्वेशन पिछले ही क्लास में लिनियरली अगर इसको सोचे तो एल डैश इक्वल्स टू हो जाता है एल इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और इसकी जो ब्रेथ इंक्रीमेंट होकर के बनेगी वो होगी बी इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ अल्फा जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, अगर लिनियरली इसका लेंथ और ब्रेथ बढ़ रहा है। अब इसकी एरिया देखेंगे, जो कि इसकी फाइनल एरिया अगर हम ए डैश मानते हैं, एरिया जो हो जाएगा बढ़ने के बाद जो एरिया होगी वो एल डैश इंटू बी डैश हो जाएगा। इसकी एरिया हो जाएगी एल डैश इंटू बी डैश। एल डैश इंटू बी डैश। अब देखिए ये जो एरिया है वो टेम्परेचर T1 से T2 होने के बाद वाली एरिया है, और यहां जो हमने एरिया लिखा था सिर्फ L इंटू बी। ध्यान से समझिए, इनिशियली एट टेम्परेचर T1, यानी जब हम इनिशियली इसको देख रहे थे T1 टेम्परेचर पर, तब इसकी लेंथ थी L और ब्रेथ थी B, जिसकी वजह से इसके एरिया बनी L इंटू बी। लेकिन जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाया हमने, टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया। अब ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे होगा, ड्यू टू द सप्लीमेंट ऑफ हीट। हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ जो डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर वो T2 माइनस T1 है। ठीक है, अब जैसे ही टेम्परेचर हमने T1 से T2 किया तो जो लेंथ था वो L से L डैश हो गया, और L डैश के लिए हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं L इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा डी, जो हमने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ रखा था। और ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ जो B से B डैश हो गया और उसकी हो गई B इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा डी। अब जब लेंथ और ब्रेथ बढ़ने की वजह से, मान लो कि लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हुई, अगर लेंथ में थोड़ा सा इसकी इंक्रीमेंट हो गई, ब्रेथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गई, तो ये जो शीट था अब ये दिखने लगा, यानी ये जो शीट था अब ये शीट जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया और शीट ऐसा दिख रहा है। तो अब बताइए कि अब जो इसकी एरिया हो गई एल इंटू एल डैश इंटू बी डैश, तो क्या हम एरिया को एल डैश की जगह पे एल इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, इंटू बी डैश के जगह पे बी इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो कि अगर हम ए डैश लिखना चाहे, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें तो एल इंटू बी को अगर हम इधर लिखते हैं तो यहाँ पे वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यहाँ वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, उसका स्क्वायर हो गया। तो अब जो फाइनल एरिया आया आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय डेल्टा टी से हमने अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो एरिया जो है ए से ए डैश हो गया। पहले एरिया था एल इंटू बी, उसमें वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, जो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया। हम ऐसा जानते हैं, थोड़ी सी अगर बायनोमियल एक्सपेंशन की बात, कैसा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल्स टू एल इंटू बी को इनिशियल एरिया है इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप पहले से जान रहे होंगे क्या होता है। अगर थोड़ी सी इसमें हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो देखिए क्या होगा। हमको पता है कि वन प्लस, ध्यान से समझिएगा, वन प्लस एक्स टू द पावर एन हो तो उसको हम वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। कब? इफ
x इज मच 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 लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से काफी छोटा हो तो उसको हम 1 प्लस एक्स का होल 1 प्लस एक्स टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसको हम समझते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मान लो कि 1 मीटर का एक रॉड है, हीट करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें 50 सेंटीमीटर बढ़ जाए। 1 मीटर का रॉड है तो हो सकता है एक आध सेंटीमीटर इसमें इंक्रीमेंट हो, एक आध सेंटीमीटर, एक आध 10 मिलीमीटर इंक्रीमेंट हो। तो 1 मीटर के कंपेरिजन में जो छोटा सा लेंथ 1 सेंटीमीटर में जो इंक्रीमेंट हुआ या 1 mm का जो इंक्रीमेंट हुआ 1 मीटर के कंपेरिजन में वो काफी छोटा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ अगर इसी को अगर यूज करते हैं तो हमारे पास है 1 + α × Δt। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो यहाँ जो ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म जो है α × Δt जो टर्म है, ये टर्म जो है 1 से काफी छोटा होता है। जब ये टर्म 1 से काफी छोटा हो, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + n की जगह पे यहाँ 2 है तो 2x हो जाता है, तो यहाँ पे 2α × Δt कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी 1 + α × Δt के स्क्वायर को 1 + 2α × Δt लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था कि a डैश जो हो जाएगा वो a डैश होगा a इंटू 1 + α × Δt का α × Δt का जो स्क्वायर था उसको इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। a डैश इक्वल्स टू आ गया a इंटू 1 + 2α × Δt। कोई दिक्कत? अब इस एक्सप्रेशन से हम एक नए एक्सपेंशन कोफिशिएंट बना सकते हैं। a डैश इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं a डैश इक्वल्स टू a जो कि इनिशियल एरिया है इंटू 1 + 2α के जगह पर हम बीटा लिख देते हैं, बीटा इंटू डेल्टा टी, 1 + बीटा इंटू डेल्टा। अभी जो बीटा किसके टर्म पे आया है, बीटा आया है इक्वल्स टू, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है बीटा जो रिप्लेस किए हम 2α के जगह पे, तो बीटा इक्वल्स टू 2α। अभी इसको हम बीटा का एक नया नाम दे दिए कि ये भी एक कोएफिशिएंट है, कोफिशिएंट है। कैसा कोफिशिएंट है भाई, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट है सुपरफिशियल एक्सपेंशन का। और लीनियर एक्सपेंशन इसकी एक रिलेशन है कि वो जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा वो 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के बराबर होगा। तो यहां से हमने देखा कि अगर कोई 2D बॉडी हो, अगर सरफेस की बात करें, सरफेस एरिया में अगर इंक्रीमेंट हो रही हो तो सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट कितना होगा, तो वो होगा इस तरीके से, यानी अगर उसकी इनिशियल सरफेस एरिया ए है तो जो फाइनल सरफेस एरिया हो जाएगा आफ्टर द इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, a dash will be a into 1 plus beta into delta t, that will be the final area। अब इस एक्सप्रेशन का यूज हम अलग अलग टर्म करते हैं, अगर न्यूमेरिकल आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक मेटालिक शीट रखा हुआ है जिसकी एरिया जो है वो ए है, पहले से इसकी एरिया क्या है, ए है। बाद में इसकी एरिया जो है वो थोड़ी सी इंक्रीमेंट होने के बाद ए है जो एट टेम्परेचर T1, अब इसकी एरिया थोड़ी बढ़ गई, अब इसकी एरिया हो गई ए डैश एट टेम्परेचर T2। तो अगर आपको ये दिया रहा है कि इसकी एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, वो अगर बीटा की वैल्यू दे दिया जाए समथिंग, मान लो दे दिया है 2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन, अगर ये दिया रहे तो आप आसानी से इस डेटा को पुट करके, डेटा को यूज करके इसमें एक्सपेंशन कितना हुआ है ए डैश निकाल सकते हैं। सिर्फ अगर चेंज इन एरिया बोले तो चेंज इन एरिया यानी डेल्टा ए इक्वल्स टू ए डैश माइनस ए करके इसकी चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल एरिया मुझे निकल गया, पहले से इनिशियल एरिया कितनी थी तो एरिया में कितना चेंज हुआ वो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन के तौर पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक टर्म और, कि यहाँ जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ए डैश इक्वल्स टू ए इंटू 1 + बीटा इंटू डेल्टा टी। तो बीटा की भी जो
एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट जो होगी इसकी एसआई यूनिट ऑफ बीटा, तो बीटा की भी एसआई यूनिट सेम आएगी। आप देख सकते हो बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या हम, बीटा इक्वल्स टू बी क्या था 2 अल्फा, और अल्फा की एसआई यूनिट क्या थी, तो अल्फा की एसआई यूनिट जो थी आपकी केल्विन इनवर्स, तो बीटा की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन इनवर्स या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से कोई इसका यूनिट पर कोई फर्क पड़ता नहीं, तो बीटा की भी एसआई यूनिट हो जाएगी केल्विन इनवर्स। तो आप इस फॉर्मूले को, इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं एज ए सुपरफिशियल एक्सपेंशन इन बॉडी। अब एक थर्ड तरह की जो एक्सप्रेशन होती है, थर्ड वाला जो एक्सपेंशन है हमारे पास वो एक्सपेंशन है क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो आप इसको भी बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन को भी, इसलिए कि जैसे वहां पर लेंथ और ब्रेथ में इंक्रीमेंट हो रही थी, क्यूबिकल एक्सपेंशन है पूरा वॉल्यूम तो तभी बढ़ेगा ना जब लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों बढ़ रहे हो, उस केस में हम बोलेंगे कि उसकी पूरी वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर पूरी वॉल्यूम बढ़ेगी, जैसे मान लो कि आपके पास एक क्यूब है, इसकी लेंथ हमने मान ली कि इसकी लेंथ है एल, इसकी ब्रेथ जो मान ली कि बी है, और इसकी हाइट जो मान ली एच है। अभी बताइए कि अगर एट टेम्परेचर T1 जिसको हम इनिशियल टेम्परेचर बोलते थे, इसकी जो लेंथ थी बेटा, वो लेंथ क्या था, तो लेंथ था एल। अगर इसकी ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ थी बी, और अगर हाइट की बात करें तो हाइट थी आपकी एच। इस तरीके से इसकी जो वॉल्यूम बनेगा, वो वॉल्यूम हमको पता है कि एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल बी एच इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम। अब बोल सकते हैं कि जो वी है, वी जो इसकी इनिशियल वॉल्यूम है, वी इक्वल टू लिख सकते हैं सिर्फ हम एल बी एच, ये इसकी इनिशियल वॉल्यूम है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कैसे, हीट सप्लाई करेंगे, उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर टेम्परेचर को हम T1 से लेके चले गए T2, यानी डेल्टा टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। हमने टेम्परेचर को यहाँ बढ़ाया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या कि उसमें लेंथ में भी एक्सपेंशन होगी, ब्रेथ में भी एक्सपेंशन होगी, और हाइट में भी एक्सपेंशन। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट अपने अपने तरीके से बढ़ेंगे। तो मान लो कि लेंथ जो है वो एक्सपेंड करके एल डैश हो गया, और ब्रेथ जो है वो एक्सपेंड करके बी डैश हो गया, और हाइट जो है वो एक्सपेंड करके एच डैश हो गया। तो उस केस में बोल सकते हैं कि इसकी जो फाइनल वॉल्यूम बनती है बी डैश, उसको हम एल डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेशन इजी है। पहले इसकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी टेम्परेचर T1 पर, वो एल बी एच थी, क्योंकि लेंथ एल था, ब्रेथ बी है, और हाइट एच। टेम्परेचर हमने T1 से T2 किया, यानी डेल्टा टी में इंक्रीमेंट हुआ, T2 माइनस T1 डेल्टा टी हुआ, डेल्टा टी टेम्परेचर इसमें हम बढ़ाएं। अब टेम्परेचर बढ़ाने से अब इसकी लेंथ भी बढ़ गई, एल डैश हो गई, ब्रेथ भी बढ़ गई, बी डैश हो गई, और हाइट भी बढ़ गई, एच डैश हो गई। यानी उस तरह से इसकी जो न्यू वॉल्यूम बनी, यानी जो फाइनल वॉल्यूम बनी है टेम्परेचर T2, वो हो गया बी डैश इक्वल्स टू एल डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश। अगर हम इसकी फाइनल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे बालक, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वी डैश इक्वल्स टू एल डैश को हम लिख सकते हैं एल इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इंटू बी डैश की जगह पर बी इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, प्लस एच की जगह पे एच इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। बोले सर एल में भी अल्फा, बी में भी अल्फा, एच में भी अल्फा, यहाँ वो बात नहीं है। अब लेंथ लो या ब्रेथ लो या हाइट लो, है तो एक तरह का लंबाई ही ना, लिनियरली बढ़ रहा है। तो जब भी लिनियरली बढ़ता है तो उसमें हम जो कॉफिशिएंट लेते हैं वो अल्फा लेते हैं। तो हमने अलग अलग कॉफिशिएंट ले लिया कि लेंथ के लिए जो अल्फा है, ब्रेथ के लिए भी अल्फा है, हाइट के लिए, क्योंकि मटेरियल सेम है। जो कॉफिशिएंट है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल आप यूज करो, कॉपर यूज कर रहे हो या फिर ग्लास यूज कर रहे हो या स्टील यूज करते हो, आयरन यूज करो, यानी मटेरियल, हर एक मटेरियल की अपनी जो है एक्सपेंशन कॉफिशिएंट फिक्स होती है। ठीक है।
इस तरीके से करने से हमको ध्यान से देखो क्या मिला, v डैश इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे l है, यहाँ पे b है और यहाँ पे h है। ये एक जगह लिख सकते हैं l इंटू बी इंटू एच। उसके बाद वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इन तीनों का हम क्यूब कर लेंगे, एक ही टर्म है, अगर अल्फा इंटू डेल्टा टी एक ही टर्म अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका क्यूब कर लेंगे। यानी यहां से हम फाइनल टेम्परेचर, देखो ध्यान से देखो, वी डैश जो कि फाइनल वॉल्यूम है, एल इंटू बी इंटू एच इसकी इनिशियल वॉल्यूम है, उसको हम लिख सकते हैं वी इंटू वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का क्यूब हो गया। अब फिर से वही अप्रोक्सीमेशन कांस्टेंट लगाएंगे हम, जैसे पावर 2 था तो हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए थे, 1 प्लस एक्स के पावर एन हो तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, तो यहाँ पावर 3 है तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वी डैश, वो इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी बनेगा, 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसको जो 3 अल्फा दिख रहा है उसमें 2 अल्फा था, इसमें 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा को एक अलग नाम दे दिया गया कि वी डैश इक्वल्स टू वी इंटू 1 प्लस 3 अल्फा की जगह पे गामा यूज कर लो, 3 अल्फा की जगह पे हमने गामा यूज कर लिया, गामा इंटू डेल्टा टी। अब ये जो गामा है, ये जो गामा दिख रहा है, गामा का फिर से एक अलग नाम दे दिया कि यही कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे वहां पे हम बीटा यूज किए थे जो कि 2 अल्फा के बराबर था, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे हम गामा यूज कर लिए जो कि 3 अल्फा के बराबर है। देखो कभी कभी 1% अगर ऐसा केस बन जाता है कि अल्फा इंटू डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो एक से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होती, कंपेरेबल वैल्यू आ जाती है। उस कंपेरेबल वैल्यू के केस में क्या होगा कि आप जो है ये अप्रोक्सीमेशन मत लगा देना, यानी कि डायरेक्ट अब हर जगह हर बार वो अप्रोक्सीमेशन लगा देना, लेकिन 99% आउट ऑफ केस में वो कंपेरेबल वैल्यू होता है। ठीक है, अब 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी के गामा किसके जगह पर रिप्लेस किए हम, 3 अल्फा की जगह पे गामा को रिप्लेस कर दिए हैं, तो गामा का एक नया नाम दे दिए कि ये भी एक कॉफिशिएंट है जो क्यूबिकल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। बीटा था कॉफिशिएंट, जो वो कॉफिशिएंट था एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए। उसी तरह अल्फा जो था वो लीनियर एक्सपेंशन के लिए। तो हमें एक और रिलेशन बन गया कि गामा इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया, 3 अल्फा। अगर इसकी भी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है, अल्फा का जो भी कॉफिशिएंट एसआई यूनिट होगा वही गामा का भी होगा, क्योंकि सिर्फ हम सिर्फ क्या किए हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसके यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसआई यूनिट ऑफ गामा भी हो जाएगा वही 1/केल्विन बोलो या उसको केल्विन इनवर्स बोलो। ठीक है, तो यहां से हमको ये बातें समझ में आई, एक रिलेशन मिला, इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो, बहुत आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते समय बहुत काम आने वाला है। वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि बीटा इक्वल्स टू बेटा हमारे पास आया 2 अल्फा और गामा इक्वल्स टू आया 3 अल्फा। अब दोनों का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं तो ध्यान से देखो, बीटा बाई अल्फा इक्वल्स सॉरी बीटा बाई गामा इक्वल्स टू 2 अल्फा बाई 3 अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे ये मिला कि बीटा बाई गामा इक्वल्स टू 2/3। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीटा और गामा के बीच हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा कि 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा, 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा। हमारे पास दो रिलेशन ये है, बीटा और अल्फा के रिलेशन है कि बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, और गामा और अल्फा के बीच में रिलेशन है कि गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो बीटा और गामा के बीच रिलेशन है कि 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कभी कभी सिर्फ अल्फा दे देगा तो बीटा गामा जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ अल्फा से बीटा गामा हम निकाल सकते हैं, बायोजिक भी सकते हैं। इस तरीके से तीन तरह के जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते थे, एक्सपेंशन होते थे, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन तीनों एक्सपेंशन को हमने अच्छी तरह से समझा, 1 बाय 1 करके समझा, उसकी डिटेल समझ ली हमने क्या होती है, कैसे एक्सपेंड करता है, उसकी फॉर्मूला, सारी एक्सप्रेशन हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि ऐसा नहीं कि एक्सपेंशन वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब इस एक्सपेंशन में हम देखेंगे कभी कभी आएगा कैविटी का एक्सपेंशन निकालने के लिए प्रॉब्लम ये होगा
कि मान लो कि ये एक डिस्क है, डिस्क में हमने एक होल कर रखा है बीच में, यहाँ पे एक होल कर रखा है, इस होल से एक बॉल को पास करवाना है, उसकी कुछ डायमीटर दी रहेगी। तो बोलेगा कि इस बॉल को पास कर नहीं हो पा रहा है, तो बॉल को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप इस डिस्क को हीट कर दो, ये जो होल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उससे बॉल पास हो जाएगा। ऐसी ऐसी क्वेश्चंस आती है। थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट जो है आपने हमारे घर में सिंपल पेंडुलम पर भी पड़ता है। जो पेंडुलम वॉच होती है उसकी भी लेंथ बढ़ने से उसकी टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है, तो टाइम जो स्लो और फास्ट हो जाता है, वो भी देखेंगे हम। तो ये सारी चीजें हुई एक्सपेंशन में। अब एक्सपेंशन का एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, उस पर एक हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। वो टॉपिक है आपका कि इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन है भाई? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ऑन डेंसिटी, ऑन डेंसिटी ऑफ मटेरियल। जैसे ही डेंसिटी की बात की तो आपको पता चल गया होगा कि डेंसिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास टू इट्स वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है, तो मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो बदल नहीं रहा है। एक्सक्यूज मी, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने से उसकी डेंसिटी जो है वो बदलेगी। तो जरा देखें कि अगर मान लो कि कोई एक, मान लो एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक स्फीयर है आपके पास, इसकी जो मास है वो m है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो v दी हुई है। ये सारी जो दी हुई है एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T1। T1 टेम्परेचर को हमने देखा इसकी मास m है और वॉल्यूम क्या है, v है। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। बार बार बोल रहा हूं टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, तो हीट सप्लाई करके। एट टेम्परेचर T2 अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यही ऑब्जेक्ट जो है इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ जाती है, मास तो वही रहेगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, वॉल्यूम को हम v डैश ले लिए। मास वही है, क्योंकि मास जो हम यहाँ कंजर्व है, मास तो कांस्टेंट है। क्यों? ये मास जो है वो कांस्टेंट है। इसकी जो मास है m, वो बेटा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो मास कांस्टेंट है तो मास पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में बोलो कि T2 अगर T1 से बड़ा हो, सच में अगर टेम्परेचर बढ़ गया हो, तो टेम्परेचर बढ़ा होगा तो मास तो वही है, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। और हमको पता है कि डेंसिटी जो है डिफाइंड एज, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ा होगा तो स्वाभाविक से बात है वॉल्यूम इज इन डिनोमिनेटर, तो इसकी डेंसिटी ओवरऑल घट गई होगी। वही निकालना है कितना घटा हुआ। जरा देखते हैं कि रो जो है ये मास बाय वॉल्यूम, ये जो रो डेंसिटी दिख रहा है ये एट टेम्परेचर T1 है। एट टेम्परेचर T1 इसकी जो डेंसिटी है रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम है। और एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, तो डेंसिटी को मान लिया हम रो डैश है, मास तो वही रहेगा, बस बदल क्या गया, तो वॉल्यूम v से v डैश हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, v से v डैश। अगर वॉल्यूम v से v डैश हो गया तो इस रिलेशन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह देखते हैं। अब इसकी जो रो डैश होगी, जो वॉल्यूम बढ़ गई है जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो बदलाव आया, डेंसिटी बदला है, घटा है, बढ़ा है, वो आगे देखेंगे हम। तो m बाई वी डैश की जगह पे v इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है इसमें? गामा इंटू डेल्टा टी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे ख्याल से कोई परेशानी यहां तक तो नहीं होगी कि पहले देखो उसकी मास m थी, वॉल्यूम v था, तो उसकी डेंसिटी m बाई v हो गया, टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T2 से मास बदलेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ गई या घट गई देखेंगे। वॉल्यूम मानो बढ़ गया, पॉजिटिव इंक्रीमेंट है, नेगेटिव इंक्रीमेंट है, वो भी देखेंगे। तो वॉल्यूम बढ़ गया, v डैश हो गया, तो इसकी जो मास तो कांस्टेंट है। अब इसकी जो टेम्परेचर T1 पे इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी मास बाई वॉल्यूम। लेकिन टेम्परेचर T2 पे अगर देखते हैं तो इसकी मास v डैश हो गई, सॉरी वॉल्यूम v डैश होगी, मास कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को मास इसकी जो डेंसिटी है उसको मैंने मान लिया रो डैश। अब देखेंगे रो डैश इक्वल्स टू मास बाई v डैश था, अब v डैश को लिख सकते हैं 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी।
तो यहाँ पे रो डैश इक्वल्स टू एम बाई वी इंटू एम बाई वी 1/1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ध्यान से देखो, ये जो एम बाई वी है, ये जो दिख रहा है एम बाई वी तो इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि रो डैश इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम बी, और इनिशियल वॉल्यूम में इनिशियल डेंसिटी, जाना है हमको। रो डैश इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम को हम इसकी इनिशियल डेंसिटी रो से रिप्लेस करके इंटू 1/1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो रो डैश इक्वल्स टू क्या मिल गया, रो बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। पहले जो इसकी डेंसिटी थी रो, अब वो रो डैश हो गया, रो डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें भी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में लगेगा। कैसे लगेगा, या देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। इस एक्सप्रेशन को हम यहां लिख रहे हैं, हमारे पास जो रो डैश आया वो क्या आ गया, रो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। इसी एक्सप्रेशन को क्या बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी का पावर -1। ये जो नीचे में था, जब उसको न्यूमरेटर बनाएंगे तो पावर जो है नेगेटिव कर देते हैं, तो पावर हो गया -1। अब मुझे ये बताएं कि जो रो डैश हो गया, इसको अब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से जो यहाँ n रहता है वो कोफिशिएंट की तरह यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो रो इंटू 1, कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस गामा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो, अगर ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर जो चेंज है वो एक से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, तब हम इस अप्रोक्सीमेशन को नहीं लगाएंगे। लेकिन चेंज अगर एक से बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो ये लगाएंगे। हालांकि ज्यादातर 90 to 95% क्वेश्चन में यही लग जाता है डायरेक्ट। ठीक है, यही से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ भी हमने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिया है। अब मुझे यहाँ एक चीज बताइए कि रो को हम क्या लिख सकते हैं। रो को, ये जो लिखा हुआ इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते आगे बढ़ते हैं। रो डैश इक्वल्स टू क्या ये हो सकता है कि रो माइनस रो इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, कोई दिक्कत है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अच्छा मुझे ये बताएं कि रो डैश इक्वल्स टू, रो डैश इधर रो को इधर लेके आएंगे तो रो डैश माइनस रो इक्वल्स टू माइनस रो इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। ये माइनस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब देखिए, रो डैश माइनस रो को क्या हम डेल्टा रो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी डेंसिटी में बदलाव डिवाइडेड बाय, ये रो को अगर हम नीचे लेके आ जाए तो माइनस रो इक्वल्स टू क्या हो गया, गामा इंटू डेल्टा टी। चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि चेंज इन डेंसिटी भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेंसिटी ओवरऑल घट रहा है। जब डेंसिटी घट रहा है तो फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी और घट के कम हो गया, तो उसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस कट के क्या आ जाएगा, प्लस। वो क्वेश्चन में अपने आप आ जाएगा। ये जो टर्म है ना, इसको हम फ्रैक्शनल डेंसिटी बोलते हैं, फ्रैक्शनल डेंसिटी। तो फ्रैक्शनल डेंसिटी इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, गामा इंटू डेल्टा टी। अब इस पर क्वेश्चन एक आया हुआ है, उस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। अब इस पर कैसे क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना उसको देखते हैं, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका नीट 2016 या ऐसी कुछ है, हमको एग्जैक्ट डेट याद नहीं, बिल्कुल पीआईक्यू है क्या कि ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन दी हुई है,
इसकी जो गामा दी हुई है जिसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, वो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵। इस ग्लिसरीन की कोफिशिएंट दिया हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट 5 इंटू 10⁻⁵। अब बोल रहा है कि इसकी टेम्परेचर में अगर डेल्टा टी का वैल्यू बोला है, टेम्परेचर में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं और वो इंक्रीमेंट अगर 40 डिग्री सेल्सियस का है, यानी टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम बढ़ा देते हैं, तो बताइए कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट यानी फ्रैक्शनल डेंसिटी कितना हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी क्या हुआ, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। अभी मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शनल चेंज कभी भी निकालना हो, फ्रैक्शनल चेंज अगर निकालना हो तो क्या कर दो, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो, डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो। और पीछे देखिए डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो यही तो आया है, गामा इंटू डेल्टा टी। तो कुछ नहीं करना है, सीधे गामा इंटू डेल्टा टी करना। बोला सर माइनस लगा हो तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस है तो ध्यान मत देना, क्योंकि जब सोल्व करोगे तो भी माइनस आएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये जो ओवरऑल ये भी टर्म माइनस आएगा, क्योंकि रोडेस जो है कम आएगा, तो रोडेस में तो ये टर्म भी माइनस आने की वजह से यहाँ पे लिख लेना कि क्योंकि रोडेस जो है वो लेस देन रो है, तो डेल्टा रो जो कि रोडेस माइनस रो है वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तो फ्रैक्शनल डेंसिटी आ जाएगा डेल्टा रो बाई रो। नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, वो गामा इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा, गामा इंटू डेल्टा टी के क्या होगा, बराबर होगा। इस केस में हम डेल्टा इंटू ये फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो गामा इंटू डेल्टा टी कर देंगे, और गामा हमारे पास कितना है 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। बोले सर ये सारे केल्विन में है, ये दिया हुआ है केल्विन इनवर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है केल्विन इनवर्स। बोले सर ये डिग्री सेल्सियस में, तो याद करो चेंज इन टेम्परेचर को कभी भी अगर हम चेंज करते थे, जो हम सबसे पहला लेक्चर में बताए थे थर्मोमेट्री में, कि कभी भी चेंज इन टेम्परेचर का स्केल चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है कि केल्विन में चेंज करना है कि डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो उसका एक मेथड मैंने बताया था। बट मैंने ये बताया था कि डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है वो केल्विन का चेंज के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 40 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, चाहे 40 डिग्री सेल्सियस लिखो या 40 केल्विन लिखो, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे 40 कर दो। जब यहाँ पे 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 इंटू 10⁻200, 200 इंटू 10⁻⁻5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.020, यही फ्रैक्शन आ गया और ये आपका आंसर है। तो ये था आपका आज के कुछ थर्मल एक्सपेंशन का, तीनों तरह का थर्मल एक्सपेंशन बता दिए। थर्मल एक्सपेंशन पर एक आध लेक्चर और अभी चलेगा सीरीज में, कुछ क्वेश्चन के साथ। एक QIQ मैंने करवाया जो 2016 में पूछ चुका है। तो यहाँ से आप अपने इस वीडियो को कंटिन्यू वे में आप देखते जाइए, रोज एक लेक्चर, रोज एक या 2 दिन गैप करके रोज एक लेक्चर आपको अपलोड होते रहेंगे, तो कंटिन्यू आप देखते रहिए। किसी भी तरह का सवाल अगर मन में हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं एक बार चेक करूंगा, फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा। अगले लेक्चर में जब भी आऊंगा आपका कमेंट देख करके मैं उसमें रिप्लाई करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो डाउट्स है, वो इस लेक्चर में क्लियर कर दूं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।